हेलो स्टूडेंट्स, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन जो चैप्टर अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन सोल्व करते हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट अपन को बातें याद रखनी है जिससे न्यूमेरिकल को अपन आसान बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर न्यूमेरिकल का क्या रहता है, खौफ रहता है, तो उस खौफ को आज अपन दूर करने वाले हैं। देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है, जो समस्या दे रखी है, उस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझना है। देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, तो इससे पढ़कर जो डाटा दे रखा है उसको पहले अपन को लिखना है और उसका एक रफ डायग्राम भी बनाना है जिससे समझने में आसानी होती है। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है तुम्हें 5.3 × 10⁻11 मीटर। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल ज्ञात करना है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? विद्युत आकर्षण बल, यानी तुम्हें कूलॉम बल ज्ञात करना है। इस बल की, जो ये कूलॉम बल आएगा, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। देखो, ये विद्युत बल तो अपन 12th में पढ़ रहे और गुरुत्वाकर्षण बल अपन 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में एक पूरा चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण वाला, उसमें अपन पढ़ चुके हैं। तुमने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है उसका फॉर्मूला भी किसकी तरह दिखता है? विद्युत बल की तरह दिखता है। तो इन दोनों बलों की तुलना भी तुम्हें करनी है। देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, तो पहले तुम्हें लिखना है, जो चीज दे रखी होती है उसको ऐसे लिखना है, दिया है। बीच की दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। तो r तुम्हें दे रखा है 5.3 × 10⁻11 मीटर। अब देखो, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? प्रोटॉन है। दोनों के बीच की दूरी है, यानी उस दूरी पर स्थित है। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। इनकी बीच की दूरी कितनी होगी? r होगी। इनके मध्य तुम्हें विद्युत बल याद करना है। तो विद्युत बल का सूत्र हम जानते हैं कि Fe, ये लगा देता हूं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया Fe। ई का सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला अपन को पता है। अब यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है? Q1 क्या है? पहले जो कण है उसका आवेश, पहले कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और जबकि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इसकी वैल्यू तो यही होती है, लेकिन ये किस में आता है? प्लस में आता है। तो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो ये तो हो गया Q1 और ये क्या हो गया? Q2। और R तुम्हें दे रखा है, K की वैल्यू पता होती है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे वैल्यू अपन रख देते हैं। K की वैल्यू रख दी अपन ने 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 और इसकी वैल्यू भी यही है अपॉन r²। r कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 5.3 × 10⁻11। इसका क्या करना है? स्क्वायर। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है? पहले जो घातें होती है उन घातों को सोल्व कर लो और जो संख्या दे रखी है उन संख्या को अलग लिख दो। जैसे ये है 9 ऐसे लिख दिया। 1.6 को 1.6 से गुणा करना, यानी 16 का स्क्वायर होता है 256। पॉइंट लगाएंगे तो 2.56 आ जाएगा। अब ये देखो, घातों को कैसे करना है। जब गुणा में होती है तो घातें जुड़ती है। देखो, यहाँ पर 10⁻9 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी -19 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? -19। तो ये होगी घातें एक साथ आ गई। अब नीचे क्या बच रहा है? 5.3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कितना आता है देखते हैं। वैसे इसका स्क्वायर आएगा 28.09 आएगा। 5.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 28.09 आएगा इंटू 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे 10⁻11, यानी घातों की जब घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो ये पूरा जो आंसर आता है, जब इसको मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करते हैं तो ये Fe की वैल्यू आएगी, यहाँ पर अपन के Fe की वैल्यू आएगी 8.2 × 10⁻⁹
-8 न्यूटन। ये सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये तो F ही आ गया, ये क्या है, विद्युत आकर्षण बल आ गया। अब तुम्हें और क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको अपन F जिससे लिख देते हैं, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला सेम ऐसा ऐसे होता है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण और विद्युत में एक चीज कॉमन होती है, वहां पर Q1 की जगह पे तो यहाँ पे M1 लिखना है, Q2 की जगह M2 लिखना है, और G की जगह पे क्या लिखना है, वहां पर G लिखना है। तो ये चीज चेंजेस होते हैं गुरुत्वाकर्षण और विद्युत वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो Fg क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R²। जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में। और यहाँ पर M1 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो तुम्हें याद रखना है हमेशा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान तुम्हें याद रखने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, और MP की वैल्यू है 1.67 × 10⁻27। नीचे वही R से में दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5.3 × 10⁻11, 5.3 × 10⁻11, इसका क्या करना है, स्क्वायर। इसमें भी सेम इसी तरह से सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 × 10⁻39 आएगा, 47 है, सॉरी सोल्व करेंगे कितना आएगा, 47। ये किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। अब इसको देख, ये किसका आ गया, Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। गुरुत्वाकर्षण बल और ये कौन सा बल है, विद्युत बल है। दोनों की जब अपन तुलना करते हैं तो साफ पता चल रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैल्यू है वो क्या है, इससे बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दुर्लभ होता है, और विद्युत जो बल होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। तो यहाँ से अपन एक चीज कह सकते हैं कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। तो देखो कितना गुना प्रबल होता है वो भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। Fe अपॉन क्या निकालते हैं, Fg, Fe अपॉन F से निकालेंगे तो 8.2 × 10⁻8, और Fg की वैल्यू रख देते हैं 3.6 × 10⁻47। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है 2.27 × 10⁻। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपन का, एक बिंदु आवेश। ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझना, ये सदिश से रिलेटेड है। अब देखो एक बिंदु आवेश Q1 तुम्हें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, जिसकी स्थिति है 2 मीटर और 1 मीटर, यानी ये तुम्हें निर्देशांक दे रखे हैं पर स्थित है। और एक आवेश Q2 जिस पर आवेश है -5 माइक्रोकूलम, जिसकी निर्देशांक तुम्हें दे रखे हैं -2 मीटर और 4 मीटर पर स्थित है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। ये अपन ने पढ़ा था, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो इसको सोल्व करते हैं। मैंने बताया था कि अभी जो डाटा दे रखा होता है उसको सबसे पहले तुम्हें देखना है, उसके बाद इसका ये क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम। देखो अपन पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये है अपन के Q1 और ये है Q2। इसकी स्थिति यानी इस पर जो आवेश दे रखा है ये है 2 माइक्रोकूलम, और इस पर दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। इसकी स्थिति दे रखी है 2 मीटर यानी 2,1 लिख देता हूं, और इसकी स्थिति दे रखी है -2,4। अब देखो इसको मान लिया अपन ने, ये है R1 और ये क्या हो गया, चलो ये Q1 है। तो तुम्हें क्या करना है, कौन सा बल ज्ञात करना है, Q2 पर। इस पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, इसकी दिशा इधर होगी। इसको अपन कौन सा बल बोलेंगे, दूसरे पर पहले द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, यानी F21 वेक्टर तुम्हें ज्ञात करना है।
तो अभी तो देखो F21 वेक्टर का जो अपन ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या है, वही है यहाँ पर कूलम का K Q1 Q2 अपॉन में क्या जाता है R21 वेक्टर का जो परिमाण होता है उसका क्यूब। सदिश जब अपन निरूपण पढ़ा था तो उसमें यहाँ पर क्या आता है क्यूब आता है और यहाँ पर क्या जाता है R21 वेक्टर यहाँ पर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। तो पहले तुम्हें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, R21 वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। देखो R1 वेक्टर वेक्टर बनाते हैं, जो निर्देशांक दे रखे हैं निर्देशांकों को सदिश में चेंज करना है। तो मैंने बताया भी था, x अक्ष की दिशा में तो लगाते हैं i के, y अक्ष की दिशा में लगाते हैं j के। अगर यहाँ पर त्रिविमीय निर्देशांक होते हैं तो z अक्ष की दिशा में क्या लगा देते हैं k के। तो यहाँ पर देखते हैं R1 को अपन कैसे लिखेंगे 2i के प्लस 1j के। इसी तरह R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे माइनस 2i के प्लस 4j के। अब R1 वेक्टर आ गया, R2 वेक्टर आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, R21 वेक्टर ज्ञात करना है। तो R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जिस दिन भी बताया था R2 में से R1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा R21 वेक्टर आ जाएगा। अब देखो R2 वेक्टर क्या है, यहाँ पे R2 वेक्टर है अपन के, सॉरी यहाँ पर देखना इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर आकर्षण कर रहा है ना, तो आकर्षण कर रहा है तो इसकी दिशा है 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 आएगा। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना पड़ेगा 1 2 निकालेंगे तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि इसकी दिशा किधर है इस दिशा में है तो R12 आ जाएगा। अब देखो इसको माइनस करते हैं तो 2i प्लस 1j माइनस ये, और इसके बाद R2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2i के प्लस 4j के। इसको सोल्व करते हैं तो 2i के प्लस 1j के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i के और प्लस माइनस माइनस, इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4i के और माइनस 3j के हो जाएगा। तो ये तो आ गया अपन के R12 वेक्टर। अब देखो R12 वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। तो किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, R21 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो जो इनके गुणांक होते हैं एकांक सदिश के, उनका क्या करना है स्क्वायर करके वर्गमूल कर देना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25 हो रहा है। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये तो गैस का परिमाण। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं तो F21 वेक्टर कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। माइक्रो को चेंज करेंगे, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात 6। अब इसके बाद है Q2 की वैल्यू है 5 × 10 की घात 6 और नीचे आएगा इसका क्यूब R12 वेक्टर का क्यूब, यानी 5 का क्या करना है क्यूब, और यहाँ पर पूरा क्या आएगा वेक्टर आएगा R12 वेक्टर आएगा। तो R12 वेक्टर अभी अपन ने निकाला है 4i के माइनस 3j के। इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 9 18 और इसको 5 1 5 कट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और 10 की घात 9 और यहाँ पर है -6 ये तो हो जाएगा 12। तो 9 - 12 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25 और इधर ये क्या ये रहेगा 4i के माइनस 3j के। 18 में 25 का भाग देंगे तो 18 में 25 का भाग देते हैं तो 7.2 × 10 की घात -4 इसका आंसर आएगा। और सदिश रूप में लिखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा पूरा आंसर। पीछे क्या लगाना है न्यूटन, क्योंकि ये अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं बल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या गया इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। ये था अपन के सदिश से निरूपण से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि 4, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये RBSc बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, RBSc में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि एक 9 ई तथा 4 ई बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। दो जो आवेश है, एक तो 9 ई का और एक है 4 ई का, उनके मध्य की दूरी कितनी है, r है। एक अन्य आवेश q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य यानी कहीं पे भी रखना है, ताकि ये जो आवेश है ये आवेश संतुलन की अवस्था में रहे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। एक ये हो गया 9e वाला आवेश हो गया और ये हो गया 4e वाला। दोनों को मिलाने वाली रेखा में कहां पर रखना है कि ताकि ये संतुलन की स्थिति में रहे। देखो यहाँ पर रखते हैं Q, मान लिया ये है Q, ये पूरी जो दूरी दे रखी है ये दूरी है कितनी, r। अपन ने मान लिया कि 9 इससे इसकी दूरी है x, ये माना है अपन ने कि ये x दूरी पर स्थित है। 9 इससे x दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल r है और ये x है, तो बची हुई कितनी हो गई, r माइनस x हो गई। कितनी हो गई, r माइनस x हो गई। ये तो दूरी वाला हो गया। अब इधर देखो ये Q है, अब ये 9e है और ये 4e है, दोनों पर प्लस प्लस है, यानी ये दोनों धनात्मक है। अब ये Q है, इसके बारे में पता नहीं कि कौन सी प्रकृति का है, धनात्मक है या ऋणात्मक। देखो यहाँ से देखें, ये अगर ये भी धनात्मक हो तो इसको ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर भेजेगा, और ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब ये बल लगा रहा है इस दिशा में, तो ये हो जाएगा F1 मान लेते हैं, ये इसमें बल लगाएगा, ये कितना हो जाएगा F2। दोनों विपरीत दिशा में होंगे तब संतुलन की स्थिति में रहेगा। अगर ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, अगर ये इस पर जो बल लग रहा है F1 भी इस दिशा में हो और F2 भी इस दिशा में हो, तो ये आवेश संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इधर गति करने लग जाएगा। जब गति करता है तो उसको अपन संतुलन नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो बल है ये विपरीत दिशा में होने चाहिए। विपरीत दिशा में कब होंगे, जब ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर कोई पूछ ले तुम्हें कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो तुम्हें क्या बताना है कि ये क्या होगा, धनात्मक होगा, तभी ये संतुलन में आ पाएगा। अब देखो इस पर जो बल लग रहे हैं संतुलन के लिए, तो संतुलन के लिए जितने भी इस पर बल लग रहे हैं उन बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। संतुलन के लिए जितने भी बल लग रहे हैं उन बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, तो इन दोनों बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F2 वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, इसका मतलब ये है कि विपरीत सदिश है, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, तो इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो F1 वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होगा, F2 वेक्टर के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। F1 वेक्टर क्या है, इस आवेश का इस पर क्या है, बल है, तो इस आवेश का इस पे बल है, तो यहाँ पर अपन कूलम्ब बल का सूत्र लगाएंगे कि Q1 का मान है 9e और Q2 का मान कितना है, Q अपॉन R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है। F2 कौन सा फोर्स है, इस पर इसके द्वारा लगाया गया बल, यानी 4e द्वारा Q पर लगाया गया बल है। तो ये निकाल लेते हैं कूलम्ब नियम से कि Q1 कितना है 4e, Q2 कितना है Q। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है r माइनस x। तो r माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये कैसे, k कैंसिल हो जाएगा, इससे p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 9 अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा r माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर देते हैं अपन, वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9, या इसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, तो 9 बटेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा r माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये भी क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इक्वेशन ये बनेगी r माइनस x इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 r से मल्टीप्लाई होगा, तो 3r
और 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x हो जाएगा। आ गया तो 3x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2x माइनस का है इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो गया 3r हो गया। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 3r हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r अपॉन 5। तो ये x इक्वल टू 3r अपॉन 5 पर क्या होगा संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो अतः संतुलन 3r अपॉन 5 पर होगा। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।